हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 दिसंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व मानवाधिकार दिवस। हमारे देश के संविधान में भी हर मानव का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में निश्चित किया गया है। और आज के दिन इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देखते हैं आज के कुछ इवेंट। देखिए आज 10 दिसंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होगा प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह का आयोजन होगा। और इस मौके पर राजस्थान के विकास को नई उड़ान मिलेगी। 10 दिसंबर को आज 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश के MOU साइन होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे और इसमें ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, खनन समेत अन्य प्रमुख क्षेत्रों में 421 MOU के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर लाने जा रही है राजस्थान सरकार। तो जयपुर में आज ये प्रवासी महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा। उद्योग जगत की कई बड़ी हस्तियां आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। और वहीं दोस्तों आज देश की राजधानी दिल्ली में भी दिवाली की तरह माहौल देखने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की जो सालाना बैठक होती है वो अभी दिल्ली के लाल किले में हो रही है। और इस बैठक में हमारे भारत में मनाए जाने वाले दीपावली के त्योहार को विश्व विरासत का दर्जा हासिल होने की पूरी संभावना है। और इसी उपलक्ष्य में दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लाल किला समेत दिल्ली के प्रमुख स्थलों पर रोशनी की व्यवस्थाएं भी की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार में आज 10 दिसंबर को मेगा जॉब कैंप लगने जा रहा। जिला भोजपुर में आज विशेष रोजगार मेले का आयोजन होगा, जिसमें टाटा स्टील कंपनी में जॉब्स की विशेष अपॉर्चुनिटी होगी। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में आज 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह का समापन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है कि RBI की रेपो रेट कटौती के बाद अभी तक पंजाब नेशनल बैंक समेत 6 बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरें घटा दी है। और अब मिनिमम इंटरेस्ट रेट 7.10% से शुरू है। और भी आप इस टेबल में देख सकते हैं अलग अलग बैंकों की होम लोन की नई ब्याज दरें कितनी है। सबसे सस्ता होम लोन अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र दे रहा है 7.10 से। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक की नई होम लोन की ब्याज दरें भी आप टेबल में देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अनिल अंबानी के बाद अब उनके बेटे अनमोल अंबानी पर भी FIR दर्ज हुई। यूनियन बैंक से 228 करोड़ की धोखाधड़ी का इन पर आरोप लगा। पहली बार क्रिमिनल केस में सीधे आरोपी बने हैं। तो इस 225 करोड़ के बैंक घोटाले मामले में CBI की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई और RHFL और अनमोल अंबानी समेत कई लोगों पर केस दर्ज हुआ है, जिसमें मुख्य अपराधी के रूप में अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल पर मामला दर्ज किया गया। फेक बैंक गारंटी केस मामले में रिलायंस पावर और उसकी सहायक कंपनियों के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, भारतीय मूल के नील मोहन बने टाइम के CEO ऑफ द ईयर, जो कि YouTube के CEO है, जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी YouTube, जिसके CEO भारतीय मूल है, उन्हें ये इस साल का CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। और वहीं खबर देखिए मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को भी मिला ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। सबसे कम उम्र और पहले एशियाई विजेता भी बने ये। आपको पता होगा हाल ही में कुछ दिनों पहले पशु और वन्य जीव कल्याण के लिए इन्होंने जो वनतारा पहल शुरू की थी, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। और वन्य जीव संरक्षण के लिए ही अनंत अंबानी को ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अमेरिकी सम्मान पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई शख्स भी बन चुके हैं अनंत अंबानी। मेनी कांग्रेट्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि पूरी निष्ठा से इस पर हम काम कर रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कृषि राहत पैकेज जारी किया, लेकिन भारत के चावल आयात को टैरिफ की धमकी भी दी। देखिए डोनाल्ड ट्रंप बोले कि भारत के कारण अमेरिका के किसानों को घाटा हो रहा है, क्योंकि भारत सस्ता चावल भेज रहा, जिससे उन्हें सही दाम नहीं मिल पा रहा अमेरिकी किसानों को। और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर इस मामले में और भी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दी है। देखिए भारत के राइस एक्सपोर्ट पर भी डेटा आ रहा कि भारी टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भारतीय चावल और भी महंगा हो जाएगा। तो अब हमारे देश के जो चावल एक्सपोर्टर्स हैं, निर्यातक हैं, वो नया बाजार तलाश रहे हैं। IREF भारतीय चावल निर्यातक महासंघ का भी ये कहना है। चलिए अगली खबर देखिए। इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के इंटरनेट प्लान्स को लेकर अब कंपनी का कहना है कि वेबसाइट ग्लिच की वजह से ये प्राइस दिख गई थी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा स्टारलिंक के इंटरनेट प्लान के रेट सामने आ रहे थे, जिसमें मंथली 8,500 रुपए और हार्डवेयर किट 34,000 रुपए तक प्राइस दिखा था। लेकिन अब कंपनी का कहना है कि वो एक डमी डेटा था, असली कीमतें जल्द ही जारी की जाएगी, वरना इतनी प्राइस से तो डेटा काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। मैंने आपको बीते दिन कंपैरिजन बताया था, क्योंकि अभी जो हमारी भारत की लोकल टेलीकॉम कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल वगैरह, वो इस तुलना में काफी सस्ता इंटरनेट पैक दे रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कर्नाटक में बीजेपी ने किसान आंदोलन और तेज किया। गन्ना मकई खरीद केंद्र न खोलने पर कांग्रेस सरकार को भी घेरा। जी हां, दरअसल कर्नाटक राज्य में
बीजेपी ने किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार किसानों की समस्याओं को अनदेखा कर रही है। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गन्ना और मकई पर एमएसपी घोषित करने के बावजूद खरीद केंद्र नहीं खोले गए कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे किसानों को बिचौलिया के हाथों में कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ रही है। इधर किसानों ने भी आंदोलन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 13 दिसंबर को इन रूट पर जरा सोच समझ कर निकले। दरअसल पंजाब में किसानों ने एक बार फिर से बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने चंडीगढ़ में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया और कहा कि सरकार के बिजली संशोधन विधेयक के खिलाफ किसान भाई लोग ये तेज आंदोलन करेंगे। 13 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है चंडीगढ़ में। और वहीं दोस्तों आज 10 तारीख को भी पंजाब के 14 गाँव की पंचायतों ने एक बड़ा ऐलान किया। नगर निगम की सीमाओं के विस्तार के फैसले का विरोध करेंगे। पंजाब मोहाली के नगर निगम के पंचायतों की तरफ से सरकार को ये चेतावनी दी गई है। एयरपोर्ट रोड भी जाम करेंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। चांदी 195 रुपए और सोना 283 रुपए सस्ता हुआ। 10 ग्राम सोना अभी 1,28,000 रुपए और चांदी 1,79,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बड़ी घोषणा की है। भारत में 1.6 लाख करोड़ का निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा ये पैसा। कंपनी के CEO सत्या नडेला ने PM मोदी से मुलाकात के बाद ये बड़ा ऐलान किया है। अभी वो भारत दौरे पर आए हुए हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भारत में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश करने जा रही है। AI, क्लाउड, डेटा सेंटर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, है ना। ये देख सकते हैं सत्या नडेला से मुलाकात का PM मोदी ने ट्वीट भी किया। और वहीं खबर आ रही कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान को IMF से दूसरा लोन मिलने जा रहा है। संकट से उबरने के लिए IMF ने 11,000 करोड़ रुपए दिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी तारीफ की है। चलिए अगली खबर आ रही कि पाकिस्तान के टुकड़े करने में जिस मुस्लिम देश ने खुलकर भारत का साथ दिया था, अब वहीं जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो मुस्लिम देश है ओमान। अकेला ऐसा मुस्लिम देश जो भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा जब 1971 की जंग में पूरा अरब जगत पाकिस्तान को बचाने में लगा था। तो अब रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि PM मोदी इसी महीने जॉर्डन और ओमान का दौरा कर सकते हैं। पश्चिम एशिया के लिए सरकार आगे का ये प्लान बना रही है। भारत पश्चिमी एशियाई देशों के साथ अपने आपसी रिश्ते सुधारने के लिए लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है और इसी दरमियान PM मोदी इन देशों की यात्रा कर सकते हैं। ओमान, जिसने कभी भारतीय नौसेना को भी पोर्ट दिया था, पश्चिम एशिया में भारत का सबसे वफादार मुस्लिम दोस्त है ये ओमान, जिसने रूस की तरह पिछले 70 सालों से भारत के साथ हर समय दोस्ती निभाई है और आतंकवाद के खिलाफ मुस्लिम राष्ट्रों के बीच भारत की आवाज बना है। चलिए अगली खबर आ रही है। एक रिपोर्ट सामने आ रही है ऑटो इंडस्ट्री से। देखिए आप, इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री नवंबर में 62% तक बढ़ी है। हालांकि दोपहिया वाहनों में गिरावट देखने को मिली है। और वहीं इंडिगो क्राइसिस के बीच देखिए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। एयरलाइन की उड़ानों में 10% तक की कटौती की जाएगी। इंडिगो के CEO बोले कि हमें माफ कर दो। फिलहाल सरकार ने इंडिगो की उड़ानों में 10% कटौती कर दी है। स्लॉट दूसरे एयरलाइंस को मिलेंगे। 10 बड़े एयरपोर्ट पर केंद्र सरकार ने IAS भी भेजे। बीते दिन भी 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल रही इंडिगो की, क्योंकि दोस्तों पिछले 8 दिन से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो में ये संकट भरा माहौल देखने को मिल रहा है। और इस बीच अब केंद्र सरकार की तरफ से ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। दोस्तों आजकल मार्केट हर सप्ताह किसी न किसी खबर से हिल रहा है। कभी RBI की पॉलिसी, तो कभी इन्फ्लेशन का डर, कभी ग्लोबल टेंशन। और अभी भी RBI ने इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज्ड रखा है, लेकिन इन्फ्लेशन रिस्क को लेकर साफ वार्निंग भी दी है। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर क्रूड ऑयल ऊपर गया या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी तो इन्फ्लेशन फिर प्रेशर में आ सकती है और इसका असर साफ दिखा। मार्केट ने मिक्स्ड रिएक्शन दिखाया। बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी बढ़ी और IT और FMCG स्टॉक्स में अचानक शार्प स्विंग्स भी देखने को मिले हैं। रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये फेज काफी ट्रिकी है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल प्राइस एक्शन मतलब गलत एंट्रीज और एग्जिट्स का ज्यादा चांस। और ऐसे समय में गेस नहीं बल्कि टूल चाहिए, और आपकी यही प्रॉब्लम सोल्व करता है स्टॉक स्मार्ट स्मार्ट ट्रेड प्लान। ये प्लान बिगनर्स और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स दोनों के लिए एक कंप्लीट ट्रेडिंग टूल किट लेकर आता है। चलिए देखिए इसके कुछ खास फीचर्स जो इसको रियल डिफरेंस बनाते हैं। 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट। फास्ट मूविंग मार्केट्स में डीले का मतलब मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एडवांस्ड ऑप्शन चेन। F&O ट्रेडर्स को रियल टाइम OI, PCR, स्ट्राइक डेटा बिल्कुल क्लियर मिलता है, जिससे एंट्री एग्जिट कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होता है। इतना ही नहीं, ट्रेडिंग व्यू प्लस चार्ट IQ। अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हो तो डुअल चार्ट सपोर्ट एक ह्यूज एडवांटेज है। लिमिट ऑर्डर प्लस GTT ऑर्डर एवरीडे बिजी शेड्यूल वालों के लिए परफेक्ट है। आप अपनी डिजायर्ड प्राइस सेट कर दीजिए और एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और एक्सपर्ट रिसर्च इनसाइट्स, मार्केट आउटलुक, ट्रेडिंग लेवल्स और एक्सपर्ट गाइडेंस सब कुछ एक ही प्लेस पर। इसके अलावा जो एक्टिव रेगुलर ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, स्मार्ट ट्रेडर प्लान के यूजर्स को 0 ब्रोकरेज मिलता है, मतलब इंट्राडे, डिलीवरी और F&O। आपके ट्रेड पर कोई ब्रोकरेज कॉस्ट नहीं। मार्केट में जहां टूल्स प्लस ब्रोकरेज दोनों मिलाकर मंथली कॉस्ट हैवी हो जाती है, स्टॉक्सकार्ट स्मार्ट ट्रेडर प्लान दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व करता है। और सबसे इंप्रेसिव बात पता है, इसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर। स्मार्ट ट्रेडर प्लान सिर्फ 99 प्लस GST पर मंथ में अवेलेबल है। ईयरली प्लान 699 प्लस GST का है, जो सीरियसली बिगनर्स और एक्टिव ट्रेडर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनाता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाके
स्मार्ट ट्रेडर प्लान का सेक्शन ओपन करें, मंथली या ईयरली प्लान चूज करें, यूपीआई डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें और बस प्लान एक्टिव होते ही सभी फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। दोस्तों, जब आरबीआई अनाउंसमेंट्स, इन्फ्लेशन रिस्क और ग्लोबल इवेंट मार्केट्स को हर वीक हिलाते हैं, तब सही टूल्स, फास्ट एग्जीक्यूशन और एक्सपर्ट रिसर्च बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं और ऐसे में स्मार्ट ट्रेडर प्लान ट्रेडर्स को वही इकोसिस्टम देता है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां जाकर आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ट्रेडिंग रिस्की होती है पर स्मार्ट डिसीजन से रिस्क मैनेज होता है। और वहीं देखिए खबर दोस्तों, पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र के कुछ बड़े अपडेट। बीते दिन सदन में बहस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश में चुनाव सुधार नहीं चाहती है, बल्कि चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रही है। एसआईआर मुद्दे पर सदन के सामने राहुल गांधी ने 3 मांगे रखी और केंद्र सरकार से 3 सवाल भी पूछे। और अपनी 3 मांगों में राहुल गांधी का कहना है, एक तो ईवीएम देखने दी जाए, मतलब चुनाव से ठीक 1 महीने पहले सभी राजनीतिक दलों को ईवीएम देखने दी जानी चाहिए। दूसरा, उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम भी बदला जाना चाहिए। और तीसरा, चुनाव के बाद भी ईवीएम देखने दी जाए। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी से बड़ा कोई एंटी नेशनल काम नहीं है। और इसके साथ ही सदन में राहुल गांधी ने 3 बड़े सवाल भी पूछे। पहला, कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजीआई को क्यों हटाया गया। दूसरा, कि दिसंबर 2023 में कानून बदला गया कि चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता, तो आखिर ऐसा क्यों। और तीसरा, चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किया गया। तो इन गंभीर आरोपों और सवालों के साथ बीते दिन सदन में काफी हंगामा देखने को मिला। देखिए, राहुल गांधी ने 28 मिनट तक जो स्पीच दी, उस दरमियान 5 बार हंगामा हुआ। राज्यसभा में खड़गे ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। ये कुछ मोमेंट्स देखने को मिले। फिर स्पीकर की चेतावनी पर राहुल ने विपक्षी सांसदों को भी शांत कराया और राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम के नारे लगाए खड़े होकर। तो पीएम मोदी ने भी विपक्ष को कहा थैंक यू थैंक यू। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जितना नेहरू जेल में रहे, मोदी उतने वक्त से पीएम है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि वंदे मातरम का विरोध गांधी परिवार के खून में है। नेहरू ने 1937 में 2 हिस्सों में बांटा, गीत न बढ़ता तो देश भी न बढ़ता। राज्यसभा में भी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर भारी चर्चा देखने को मिली, बहसबाजी हुई बीते दिन भी। और दोस्तों, वंदे मातरम के मुद्दे को लेकर सदन में इस कंट्रोवर्शियल माहौल के बीच देखिए मुस्लिम जगत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमें मरना मंजूर है, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वो बोले कि हमें किसी दूसरे के इस राष्ट्रगीत को पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मौलाना मदनी बोले कि मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। कुछ लाइनों को इस्लाम के खिलाफ बताया उन्होंने। तो देखिए, राष्ट्रगीत को लेकर राजनीति के साथ ही अब धर्म नीति भी होने लगी है। इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर, भारत में उम्र के हिसाब से जनसंख्या पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2036 तक हर 7 में से एक भारतीय सीनियर सिटीजन होगा। केंद्र सरकार ने कहा कि देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और इससे आर्थिक निर्भरता जैसी चुनौतियां और भी बढ़ेगी। भारत जो कि युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन अब भारत की आबादी तेजी से बूढ़ी होने लगी है। ये आंकड़े आप देख सकते हैं। तो सरकार ने इन आंकड़ों को लेकर चिंता भी जताई है। वैसे अभी हमारे देश में अलग अलग राज्य में 60 साल से ज्यादा उम्र के 15 करोड़ बुजुर्ग हैं। 2050 में ये संख्या बढ़कर 34.5 करोड़ से भी पार हो जाएगी। राज्यों का डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों से 30-40 पेज के फॉर्म न भरवाएं। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि फालतू पेपर वर्क खत्म करें। नियम कानून कायदे जो होते हैं, ये इंसानों की जिंदगी आसान बनाने के लिए होते हैं, न कि उनके जीवन का काम बढ़ाने के लिए। पीएम मोदी ने कहा कि मैं फालतू पेपर वर्क और 30-40 पेज के फॉर्म का कल्चर खत्म करना चाहता हूँ। हमें नागरिकों के दरवाजे पर सर्विस देनी होगी, बार बार डेटा जमा करने की जरूरत को भी खत्म करना होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया के बीच बीएलओ की सुरक्षा पर भी ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग को नोटिस दिया और कहा कि हालात से तुरंत निपटे, वरना अराजकता फैलेगी। जो राज्य सहयोग नहीं कर रहे हैं हमें बताएं। दरअसल आपको पता होगा, बीते कुछ दिनों से जो देश भर में 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, इस दरमियान कई सारे बीएलओ की वर्किंग प्रेशर यानी काम के दबाव में मौत होने की खबरें भी देखने को मिली। 35 दिन में 12 राज्यों में 30 बीएलओ की मौत हो गई। अभी तक मुआवजा किसी को नहीं दिया गया। ऑन एवरेज एक बीएलओ पर 800 फॉर्म का टारगेट है। अब तक 10 बीएलओ ने तो इस तरह का कदम भी उठा लिया है। तो अब इस मुद्दे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बंगाल और दूसरे राज्यों में एसआईआर में काम कर रहे बीएलओ को मिल रही धमकियों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फेवर में ही ये बात कही कि अगर कहीं कोई राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही या बीएलओ को धमकियां मिल रही हैं, उनको काम करने से रोका जा रहा, तो चुनाव आयोग हमें बताएं, तुरंत उचित आदेश देंगे। और एसआईआर से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान 2 जगह गणना फॉर्म भरने वाले पकड़े गए। 48,000 से भी ज्यादा मतदाता सॉफ्टवेयर के जरिए पहचान हो पाई। और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान यूपी में तकरीबन 2 करोड़ 85 लाख वोटर्स कम हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर का अब तक का ये आंकड़ा जारी किया गया। हालांकि 1.86% डिजिटाइजेशन अभी भी बाकी है, लेकिन फिर भी देखिए लगभग 3 करोड़ वोटर कम हुए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है ना। और चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी अब एक स्पेशल फॉर्म भरना होगा। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से उसे डाउनलोड करें, तभी जाकर उनका एसआईआर अपडेशन हो पाएगा ऐसा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूपी में तो 97.3% गणना प्रपत्र का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है और अब सत्यापन के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से भी सहयोग मांगा है।
मध्य प्रदेश की एक और घटना देखिए, अभी एक दिन पहले का मामला है। हार्ट अटैक से एक महिला बीएलओ की भी मौत हो गई। एमपी के सागर में उनका बेटा बोला कि रात 12-12 बजे तक काम करती थी वो एसआईआर का। अब तक मध्य प्रदेश में भी 8 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं इधर देखिए राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला, कहा कि चुनाव आयोग के जरिए लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है बीजेपी। और पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बीजेपी की पप्पू कहा। हाल ही में आपको बताओगे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि AQI एक टेम्परेचर है, तो इस पर केजरीवाल बोले कि ये नया विज्ञान कब आया। वहीं देखिए साउथ एक्टर विजय की रैली में एक बार फिर से ये कंट्रोवर्सी देखने को मिली। बंदूक लेकर पहुंचा एक व्यक्ति, महिलाएं बैरिकेड फांदकर अंदर घुसी। इससे पहले करूर भगदड़ मामले में आपको पता होगा 41 लोगों की मौतें हुई थी। उसके बाद इनकी ये पहली जनसभा हुई, लेकिन उसमें भी इस तरह का माहौल बिगड़ गया। चलिए बड़ी खबर आ रही है। सोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट ने नोटिस दिया। 1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जुड़वाने का आरोप लगा इन पर। 6 जनवरी तक जवाब भी मांगा। वैसे बीते दिन सोनिया गांधी 79 साल की हो चुकी हैं। देश भर में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाया और पीएम मोदी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने भी ट्विटर पर सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। गोवा में जो हाल ही में क्लब अग्निकांड का मामला देखने को मिला था, तो उस पर खबर आ रही कि क्लब के मालिक 2 पार्टनर जो थे देश छोड़कर थाईलैंड भाग चुके हैं और सरकार ने लुथरा भाइयों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया। अब तक इस मामले में 5 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। बीते रविवार की रात इस गोवा क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई थी और अभी उसके दोनों मालिक भारत से फरार होकर थाईलैंड भाग गए हैं। इधर गोवा क्लब अग्निकांड पर प्रशासन ने भी एक बड़ा एक्शन लिया और इस क्लब चेन के दूसरे क्लब पर बुलडोजर चला दिया। इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ। थाईलैंड से उनको भारत लाने की कवायद भी की जा रही है। और वहीं दोस्तों एक और बड़ा अग्निकांड का मामला हो गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है। इंडोनेशिया में 7 मंजिला ऑफिस में आग लगी। इसमें भी 22 लोगों की मौत हो गई। निचली मंजिल पर बैटरी में ब्लास्ट हुआ, इस वजह से आग लगी। ऊपरी मंजिल पर कर्मचारी खाना खा रहे थे, भाग नहीं पाए वो। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ये बीते दिन बड़े अग्निकांड की घटना देखने को मिली और इसमें अब तक 22 लोगों की मौत हो गई। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली एक दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। गुजरात में 6 साल की बच्ची से निर्भया जैसी दरिंदगी की गई। आरोपी जब उसके साथ रेप नहीं कर पाया तो गुप्तांग में रोड डाल दी। गुजरात के राजकोट जिले में अटकोट इलाके में ये निर्भया कांड जैसी घटना सामने आई है। मात्र 6 साल की बच्ची के साथ इस तरह की क्रूर हरकत की गई है। दिल दहल जाता दोस्तों ऐसी घटनाओं को देखते हैं। जब ऐसी खबरें में देखता हूँ तो ऐसे अपराधियों को तो वाकई में उबलते तेल में डाल देना चाहिए। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसे कमीनों को। जब बच्ची खेल रही थी तब एक अज्ञात व्यक्ति उसको उठाकर ले गया और उसके साथ इस तरह की दरिंदगी की। 4 तारीख का ये मामला है। प्रशासन ने 10 टीमें बनाकर 100 संदिग्धों से पूछताछ की, तब जाकर आरोपी को पकड़ा गया। 30 साल का आरोपी निकला जिसने 6 साल के मासूम फूल की तरह खेलते बच्चे के साथ इस तरह की घटिया घिनौनी हरकत की। और अपराध की दुनिया से जुड़ी एक और खबर देखिए। हरियाणा में मात्र 5 साल की बच्ची की जान ले ली गई। 9 घंटे ढूंढती रही फरीदाबाद के 4 थानों की पुलिस। झाड़ियों में मिला बच्चे का शव और पड़ोसी ही निकला उसका कातिल भी। देखिए जरा आजकल के मासूम बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए। सोनम वांगचुक की संस्था को संसदीय समिति ने रोल मॉडल बताया। कहा कि UGC HIAL को मान्यता दें, यहाँ के पढ़ाई के तरीके नई शिक्षा नीति में यूज करें। जो जम्मू लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता है सोनम वांगचुक, तो उनकी संस्था को अब केंद्र सरकार ने अच्छा रोल मॉडल बताया है। और वहीं खबर देखिए। पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये फैसला पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है। और बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए अब एक नया आदेश जारी हुआ। दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा सीधा। अगर आपने खुले में कचरा जलाया तो खेड़ नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया गया है। बहरहाल अभी तो दोस्तों अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम है। तो देखिए मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। केदारनाथ में तो तापमान -13 डिग्री चल रहा है। उत्तर भारत में ठंड से ठिठुर रहे हैं लोग बाग। दिल्ली समेत देश के 10 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी। कुछ इलाकों में घना कोहरा भी पड़ेगा। वैसे अभी देश भर में सूखा मौसम चल रहा है, यानी बारिश वगैरह मैदानी राज्यों में कहीं भी नहीं हो रही है। और अगले 7 दिन बारिश दूर रहेगी। मध्य भारत में ठंड की मार और बढ़ेगी। राजधानी दिल्ली में भी अगले 14 दिन मौसम सूखा रहेगा। हालांकि दिल्ली में शीतलहर की संभावना कम ही है। दिल्ली में तो सर्दी का असर भी अभी थोड़ा घटा, शीतलहर नहीं चलेगी, लेकिन प्रदूषण का प्रहार दिल्ली की हवा के लिए खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। हालांकि 2 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक के चलते पहाड़ी राज्यों में जैसे हिमाचल, जम्मू, लद्दाख, उत्तराखंड वगैरह में हल्की बर्फबारी के भी संकेत हैं। अभी देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात। मध्य प्रदेश में तापमान अधिकतर जिलों में 4 डिग्री तक पहुंच चुका है और अगले 3 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ। तो वहीं जम्मू के सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। हिमाचल के रोहतांग में मनाली लेह रोड भी बंद है। मध्य प्रदेश रायसेन में देखिए तस्वीरें फसलों पर भी ओस जमने से लगी है। बर्फ की पतली झिल्लियां जम रही, इतनी तेज ठंड पड़ रही है। वहीं राजस्थान राज्य में भी शीतलहर की चेतावनी। शेखावटी में ज्यादा असर दिखेगा। तापमान 1 डिग्री से भी नीचे आने की संभावना है कई जिलों में। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। नदी और झरने भी जम गए। पहाड़ी क्षेत्रों में पाला गिरा। मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ी। हिमाचल में भी देखिए दोस्तों सिंकुल्ला दर्रा में ताजा हिमपात हुआ। मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते विजिबिलिटी
विजिबिलिटी भी 100 मीटर से नीचे आई। और बिहार में पछुआ हवाओं ने ठंड बढ़ाई, 60 डिग्री तक पहुंचा तापमान। घने कोहरे से यहाँ भी विजिबिलिटी 100 मीटर तक चल रही है। पटना जंक्शन से 8 ट्रेनें भी लेट हुई कोहरे की वजह से। इधर उत्तर प्रदेश के भी 20 जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी, तापमान 5 डिग्री तक लुढ़का। अयोध्या सबसे ठंडा शहर चल रहा है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में जैसे तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मुल्की बारिश हो सकती है। बाकी के राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा और कुछ राज्यों में कोहरा का अलर्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड वगैरह में। और पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, यहाँ शीतलहर भी चलेगी, है ना। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं, खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 436 अंक गिरकर 84,666 पर बंद हुआ। आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। और निवेशकों के लिए खबर है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट का आईपीओ 12 दिसंबर से खुलेगा। और वहीं स्विगी का भी 10,000 करोड़ का क्यूआईपी खुला है। और क्रिप्टो मार्केट में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। इथेरियम ने रिटर्न में बिटकॉइन को भी पछाड़ दिया। वैसे इस सप्ताह कुछ और नए आईपीओ आने वाले हैं। 5 और नए आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। लिस्ट में मोल बायो डायग्नोस्टिक्स समेत कुछ नामी कंपनियों के नाम शामिल हैं, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, टाटा ग्रुप से विदाई लगभग पूरी हुई। रतन टाटा के करीबी महली मिस्त्री ने अब एनसीपीए बोर्ड से भी इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये कि आखिर उनकी जगह कौन लेगा, क्योंकि इन्होंने ये बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। नोएल टाटा से विवाद हुआ था पिछले